नमस्कार, मैं हूं प्रसून। लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया गठबंधन झटकों से उभरते हुए पटरी पर लौटता दिख रहा है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। यूपी की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा की गई। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 17 पर चुनाव लड़ेगी। शेष 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दल उतरेंगे। इसके बाद कुल 221 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के सिंगल उम्मीदवार खड़े होते दिख रहे हैं, जो बीजेपी को चुनौती देंगे, आमने सामने की चुनौती देंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर 1-2 दिन में फैसला होने की उम्मीद है। वहीं ठाकुर मतदाताओं में लोकप्रिय राजा भैया ने भी गठबंधन का हिस्सा बनने पर अपनी सहमति दे दी है। बात बिहार झारखंड की करें तो बिहार और झारखंड में अभी इंडिया गठबंधन को लेकर कोई उलझन नहीं है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पर अब बस मोहर लगनी बाकी है, घोषणा कभी भी हो सकती है। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है। दोनों राज्यों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सहयोगी शामिल भी हो चुके हैं। यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे के बीच सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है। गठबंधन की औपचारिक घोषणा बस बाकी है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन बरकरार है। कमल हासन से चर्चा हो रही है। कमल हासन को इंडिया गठबंधन के साथ लाने की कोशिश हो रही है। उन्हें लोकसभा या राज्यसभा की एक सीट देने पर भी चर्चा चल रही है। तो यानी ये साफ है कि तमाम राज्यों में कांग्रेस फिर से अपने आप को पटरी पर लाती दिख रही है। हालांकि सबसे बड़ा खतरा अमित शाह की उन रणनीतियों से होगा जिसके कारण से बेपटरी पर कांग्रेस हो गई थी। पटरी से फिसलने के पीछे तमाम दलों में आपसी फूट भी दिखी। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे गुट अलग हो गया, उद्धव ठाकरे गुट अलग हो गया। पार्टी की जिम्मेवारी मिल गई है शिंदे गुट को। ऐसे ही शरद पवार की पार्टी भी टूट गई है। एनसीपी की जिम्मेदारी मिल गई है अजित पवार को। लेकिन अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलके इंडिया गठबंधन के जरिए कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने पेश करेंगे, यह देखने की बात होगी। इस पूरी चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन जी, कांग्रेस प्रवक्ता तमजीद अहमद जी, आप प्रवक्ता आकाश वर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, क्या लगता है इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां बच गई हैं, एक साथ आकर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं? डॉक्टर देवेंद्र। प्रसून जी, ये जो सीटों का बंटवारा हो रहा है और सब बातें हैं, लेकिन ये किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। कारण ये है कि ये दल तो हैं, इनके अपने नेता भी हैं, लेकिन धरातल पर ये कहीं नहीं है। कांग्रेस धरातल पे है। मैं बताता हूँ, वोट बैंक की बात की जाए तो जब बीजेपी सामने होगी तो खासकर बिहार झारखंड में जो वोट आपके खिलाफ पड़ते हैं एक साथ आएंगे, तो आपके लिए एक चुनौती बड़ी है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। जी, मैं हल्के में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं भी आपकी बात का इस रूप में उत्तर देना चाहूंगा। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आपने बात कही कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति तो ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश इनका सबसे बड़ा गढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इनको 17 सीटों पर समेट दिया। तो आप हालात देख सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये दोनों के दोनों ही उत्तर प्रदेश होकर चले गए हैं। तो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। इसी प्रकार से बिहार के अंदर अगर हम देखें तो नीतीश जी के द्वारा दोबारा मुख्यमंत्री एनडीए का बनने के साथ जिस प्रकार के समीकरणों में बदलाव हुआ है वो भी हम जानते ही हैं।
और महाराष्ट्र में कांग्रेस है ही नहीं। महाराष्ट्र में तो सच बात तो ये कि एनसीपी भी नहीं रही है। तो ये पूरे पेश है। तो आप चुनौती नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता तमजीद अहमद हैं, संगठन की दृष्टि से एक गठबंधन कांग्रेस को क्या यूपी में पुनर्जीवित कर पाएगा, ये सवाल है डॉक्टर देवेंद्र का। देखिए नमस्कार। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हालत, और मैं तो बहुत सारे प्रवक्ताओं की सुन रहा हूँ कल से, स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी की हो रखी है, वो अपने बारे में बताने से ज्यादा दूसरों के घरों पे ज्यादा झांक रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा तो गठबंधन तय हो गया, लगभग सारी सीट की भी घोषणा हो गई, कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, कौन कहाँ पे लड़ेगा, ये भी घोषणा हो। भारतीय जनता पार्टी को शायद ये अधिकार नहीं कि हमारे घर में झांके, लेकिन उस झांकने के बजाय उनको ये बताना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जी ने उनसे 15 सीटें मांगी है उत्तर प्रदेश में, निषाद राज पार्टी ने उनसे 10 सीटें मांगी हुई है, अनुप्रिया पटेल जी ने उनसे 15 सीटें मांगी हुई है। कहाँ किसको कितनी सीट देकर एडजस्ट करेंगे? ये जो घमासान मचा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरीके से राजभर जी के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हो गई थी घोसी के चुनाव में, तो स्थिति बहुत विकट बनी हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये बताना चाहिए। दिक्कत क्या है कि हम लोग जब बात करते हैं तो आदमी अपने दल की बात नहीं करता, दूसरे दल की ज्यादा बात करता। तंजीम अहमद जी, आपसे एक सीधा सवाल है मेरा कि क्या आप इस गठबंधन के जरिए संगठन की दृष्टि से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जीवित कर पाएंगे? जो सीटों का बंटवारा हो रहा है उसके कारण यह सवाल खड़ा हो रहा है। यही सवाल बिहार और झारखंड के लिए भी है। देखिए पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन, जब कोई घटक दल बन जाता है, जब कोई दो दल मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से सिर्फ 17 और 63 की बात नहीं रह गई। यहाँ पे पूरा इंडिया घटक दल 80 सीटों पर लड़ने जा रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का बहुत प्रभावी संगठन है, और निश्चित रूप से सारी सीटों पे इंडिया गठबंधन 80 सीटों पे लड़ना जा रहा है। और पूरा संगठन, चाहे समाजवादी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, मिलजुल कर सारे प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य बीजेपी को चुनौती पेश करना है। बड़ी बात कर रहे हैं आप लोग। एक रणनीति की दृष्टि से अच्छा कदम हो सकता है। आकाश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप बताइए कि आखिर समस्या क्या आ रही है कांग्रेस से समझौता करने में? 7 सीटें बाकी हैं, 7 ही सीटें हैं दिल्ली में, उस पे भी इतना मंथन। देखिए जैसे कि अभी मैं सब कुछ सुन रहा था, मीटिंग चल रही है शुरू से, कई टाइम से, काफी वक्त से हम लोग सब मीटिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनल एक सहमति बन के निकले, और इंडिया अलायंस जो है, जो इंडिया की जनता का अलायंस है, उसको मजबूत होकर निकले। ये पूरी की पूरी हमारी कोशिश है। हर मीटिंग में, हर डिस्कशन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे गठबंधन में भी आए, तमाम पार्टी के अलग अलग अपने व्यू पॉइंट से सब अपनी अपनी विलिंग एबिलिटी को बता रहे थे। तो उस आधार पर गठबंधन हो रहा है, और बहुत पॉजिटिव बात चल रही है। जल्दी गठबंधन कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, बीजेपी के सामने सक्षम चुनौती पेश करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है आपको। लेकिन जनता के उन सवालों का भी जवाब देना होगा। जिस पार्टी को आप भ्रष्ट कहते थे कि सब दागी हैं, जब जनता के बीच में जाएंगे तो मेरे जैसे पत्रकार और तमाम जनता पूछेगी कि क्या अभी साफ सुथरे हो गए हैं? जिसको आप कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, उसमें जिसको डालिए उसको साफ हो जाता है। तो क्या आपकी कांग्रेस की वॉशिंग मशीन में, आम आदमी पार्टी की वॉशिंग मशीन में कांग्रेस एकदम धुल गई है? आकाश वर्मा जी, देखिए इस वक्त जो देश के आगे चुनौती है, जो देश के आगे खतरा है, जो देश के लोकतंत्र को खतरा है, अब हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जब राजनीतिक दलों को अपने अपने स्वार्थ से, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। देश के लिए आप भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल ना ही आम आदमी पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार से समझौता किया था, ना ही आगे करेगी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गठबंधन क्यों जरूरी है। ये गठबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो किसान हमारे देश पे आंदोलन कर रहा है, आंसू गैस के गोले खा रहा है, कल भी एक 23 साल का युवा की मृत्यु हो गई वहां पे, उसने अपनी शहादत दे दी। इससे पहले 700 किसानों ने दी थी। अगर इन किसानों की इस दुर्गति को रोकना है तो गठबंधन बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, किसानों के लिए आप गठबंधन कर रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस कोई आरोप मुक्त नहीं कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम गठबंधन कर रहे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाती है। तो इसका मतलब इसके मायने ये निकाले जाए कि ये गठबंधन कुछ ही समय के लिए है। राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र कुमार हैं। भूपेंद्र जी, क्या
ये जो गठबंधन हो रहा है कुछ समय के लिए ही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस के पास इस समय खोने को कुछ नहीं है। अगर वो गठबंधन से है तो उसको मिलना ही है, क्योंकि आज के समय में उसके पास 42 सीटें हैं और 42 सीटों से वो अब डाउन तो हो नहीं सकती, क्योंकि गठबंधन उसकी अब रात भरों बन गया। लेकिन वर्तमान में समय ये है कि अगर आपने पुरानी राजनीति में अगर आप देखें तो कांग्रेस को लड़ाने के लिए जब पूर्ता गठबंधन बना था, संयुक्त मोर्चा बना था बीपी सिंह के टाइम पे, अगर आपको याद हो 89 में, और आज वो स्थिति बीजेपी की हो गई है। लेकिन बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि हिंदी बेल्ट में लगभग 250 सीटें हैं, लोकसभा की हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब चीजों में जैसे भाजपा से गठबंधन नहीं हो पाया इनका, अपना दल से गठबंधन नहीं हो पाया, तो जो 40% कभी बीजेपी को 40% वोट बोला है, अगेंस्ट में 60% गया, लेकिन 60% जो गया है वो पूरा एक पार्टी को नहीं गया, पूरे विपक्ष को गया। लेकिन जब तक उसका कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं होगा तो वो बीजेपी को हराने के लिए सक्षम नहीं होगा। भूपेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि ये जो गठबंधन में बचे हुए दल हैं, अब जिसको तथाकथित इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, क्या यह एक बड़ी चुनौती पेश कर पाएगी बीजेपी के सामने? देखिए, वर्तमान परिवेश में तो ऐसा नहीं लग रहा कि कर पाएगी, लेकिन वो प्रयास पूरा कर रहे हैं। जब तक संयुक्त विपक्ष रूप से लोकसभा सीटों में चुनाव नहीं लड़ेगा, जब तक बीजेपी के लिए वो लक्ष्य नहीं होगा। वहां पे जैसे हिंदी बेल्ट कुमार जी, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं, आपसे असहमत हो रहा हूं। कारण क्या है कि आप एक साथ आके लड़ भी ले, लेकिन जिन कारणों के कारण आपकी पार्टी का वजूद बना, जैसे आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती थी, कोई पार्टी ऐसी नहीं बची थी, शरद पवार से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं पे, उनके शीर्ष नेतृत्व पे तमाम तरह के आरोप लगाए गए, फिर भी आज समझौतावादी है, बताते हैं किसान के कारण ये समझौता हो रहा है, तो जनता ठगा क्यों न महसूस करे? ये तो मौलिक प्रश्न है। लेकिन क्या होता है, जब राजनीति जब शुरू होती है, लोकसभा के जब चुनाव होंगे, कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे और उन कैंडिडेटों को टिकट नहीं मिलेगी, जिन टिकट, तो वो आयाराम गयाराम की तरह अपना स्थान तलाशेंगे। उस समय ये मुद्दे हट जाते हैं और उस समय जो नया मुद्दा इशू होता है, जो राजनीति पार्टियों के इंस्ट्रूमेंट कहने लगते हैं कि रक्षा के बारे में या किसी भी जैसे प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिगत, तो वो नेशनलाइज इशू बन जाते हैं। ये तो आज हम तत्कालिक इशू देख रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के मैदान में आएंगे तो आप नए इशू तय होंगे। और उसी के कारण आज अगर कांग्रेस की स्थिति है तो वो इशू को रेस नहीं कर पाई, वो जिस चीज को ले जाके, और बीजेपी में यही क्षमता है कि वह अपने नए इशू बनाती है और नई चीजों को रेस करती है। तो ये चीजें बहुत बारीकियां हैं और आजकल 1 या 2% सारे दल आपस में एक गठबंधन बनाने की दिशा में जा रहे हैं, वहीं बीजेपी जमीनी स्तर पे काम कर रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा हुई कि 10 मार्च तक जितने भी उसके अनुसांगिक संगठन हैं वो बड़े मार्च करें, बड़ी रैलियां करें, बड़े बैठक करें। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी, क्या लगता है कि अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? प्रसून जी, जो आपने एक बात कही संगठन की, तो निश्चित तौर पर हमारा संगठन देश में किसी भी दल से बहुत ही अच्छी स्थिति में बहुत मजबूत है और हमारी जो राजनीतिक तौर पर तैयारी है वो केवल लोकसभा क्षेत्र तक नहीं है, बल्कि हमने बूथ स्तर तक और उससे भी आगे जो है हमने पन्ना प्रमुख और पन्नों पर भी अपने कार्यकर्ताओं को निर्धारित कर दिया है। ये हमारी तैयारी चुनाव से पहले ही, पन्ना प्रमुख की जहाँ तक बात होती है, मैंने तमाम राजनीतिक दलों से बात किया है। बहुजन समाज पार्टी भी ऐसे ही कुछ पन्ना प्रमुख बनाई थी जब अपने समय में सत्ता में थी। तो आप वर्करों को अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं, वैचारिक स्तर पे भी उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपकी संगठन की ताकत बनती है। विचारधारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैचारिक स्तर पे आपको संबल देता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो जिसकी कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं है, लेकिन राष्ट्र के लिए राजनीतिक कृत्यों को करने में जरा भी पीछे नहीं हटता है। क्या कांग्रेस के पास भी ऐसा कोई संगठन है? हमारे साथ मौजूद है तमजीद अहमद जी, कांग्रेस प्रवक्ता। सेवा दल था, फेल हो चुका क्या? देखिए, मैं बहुत माजरत के साथ आपसे इंतजार करूंगा कि हमारा तुलना आरएसएस के साथ तो बिल्कुल मत कीजिए।
आरएसएस का इतिहास आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आरएसएस का इतिहास क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है प्रशांत जी कि आरएसएस के साथ हमारी तुलना ना कीजिए। हमारा बहुत तुलना नहीं हो सकती है, वैचारिक स्तर पे कहाँ आप खड़े हैं, अपनी बात तो बताइए। वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने आरएसएस का नाम लिया और एक तुलनात्मक व्याख्या करने की कोशिश की, तो मुझे इसी वजह से आपको टोकना पड़ गया कि उनके साथ हमारी तुलना मत कीजिए। आजादी के इतिहास में उनका क्या रोल रहा है, किस तरीके से उन्होंने देश विरोधी ताकतों की मदद की, सबको पता है। तो मेरी आपसे गुजारिश, तो प्रश्न जी मैं कहना चाह रहा था, कांग्रेस एक संगठन है, कांग्रेस एक विचारधारा है, निश्चित रूप से उस विचारधारा का नाम देश की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। जो देश की विचारधारा है वही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। देश की विचारधारा क्या, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, स्पष्ट कर दीजिए एक लाइन में। मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, जो 5 बिंदुओं के साथ जो चल रही है, किसानों के खिलाफ अन्याय, बेरोजगारों की स्थिति क्या है आपको पता है, महिलाओं की स्थिति क्या है आपको पता है, सामाजिक असमानता का स्तर कितना पैदा हुआ है आप देख सकते हैं कि देश के 90 टॉप आईएएस जो बैठे जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, उसमें से 5 लोग SC/ST OBC के हैं। 200 कंपनियां देश के अंदर हैं जिनके मालिक एक भी SC/ST OBC नहीं, जिनकी आबादी 73% है। तो इस तरह की सामाजिक असमानता जो फैली है, उसकी समानता के अधिकार को दिलाने की विचारधारा कांग्रेस तो ये सब जिनकी गणना आप करके बता रहे हैं, क्या कांग्रेस के समय में एक गणना कम थी, ज्यादा थी, या इससे भी ज्यादा थी? निश्चित रूप से कांग्रेस ये उद्योगपति कहाँ से आए, कांग्रेस के काल से आए कि बीजेपी ने पैदा कर दिया इनको? नहीं, कांग्रेस ने सबको समानता का अधिकार दिया। प्रश्न अरे हम आपने उद्योगपतियों की बात की, बताए तो हम पूछ रहे हैं कि उद्योगपति कहाँ से पैदा हुए? उद्योगपति पैदा नहीं हुए, उद्योगपति इस देश को बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जी, अब आप सही बात कह रहे हैं। जो इस तरीके से 2-3 उद्योगपतियों को पूरा का पूरा उद्योग बेच दिया गया, जिस तरीके से देश के संपदा को 2-3 उद्योगपतियों को बेच दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको समान अवसर दिया कि अगर आप काम नरसिम्हा राव जी ने डिसेंट्रलाइज शुरू किया, कंपनियों के बेचने का काम नरसिम्हा राव जी के समय से शुरू हुआ। आपकी बातें मुझे इसलिए नहीं समझ में आ रही, सुन लीजिए तमजीद अहमद जी, कि जो काम आपके समय में शुरू होता है उसकी तोहमत आप बीजेपी पे लगा देते हैं। खैर मैं इस पे पूछ लेता हूँ डॉक्टर देवेंद्र जी, कंपनियां क्यों बेच रहे हैं? बेल कर दिया। देखिए, जो अभी आपने प्रसन्न जी बात कही कि ये जो आर्थिक का जो स्वरूप बदला है, उसका जो वैश्वीकरण और जिस प्रकार से उदारीकरण हुआ है, वो श्री नरसिम्हा राव जी के समय में हुआ। और उसके बाद ये डॉक्टर मनमोहन तक उन्होंने एक नहीं 20 कंपनियां जो बड़ी बड़ी देश की उनको बेचा था। तो एक प्रक्रिया का अंग है और उसी क्रम में हमने भी किया है। और जहाँ तक कि अडानी जी और दूसरी बात करते हैं तो आज तक कोई बात कह नहीं पाए, कोई सिद्ध नहीं कर पाए। तो कांग्रेस की तो हालत ये हो गई है कि आरोप लगाइए और भाग लीजिए, एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। जबकि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र कुमार हैं। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया, गरीबी कहाँ तक हटी? देखिए, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना लागू की गई और उसका पहले ही नारा था गरीब को हटाना है, गरीबी को हटाना है। लेकिन विपक्ष ने हमेशा उसको कहा कि गरीबी नहीं हट रही, गरीब हट रहा है। तो इस स्लोगन की जो प्राथमिकता थी वो तो जन जन तक गई। लेकिन अगर 1984 में राजीव गांधी आए और राजीव गांधी के स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा कि केंद्र से हम 1 रुपया भेजते हैं तो वो 80 पैसा गायब हो जाता है और 20 पैसा व्यक्ति तक पहुंच पाता है। तो ये करप्शन के चार्ज से 1996 में अगर आपने अभी जो बात की पीवी नरसिम्हा राव साहब की, तो पीवी नरसिम्हा राव साहब उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों में 40 लाख रुपए में, अगर मुझे स्मरण है तो वो आरोप लगे थे। भूपेंद्र जी, मेरा सवाल अभी भी है कि जो एक गठबंधन बना हुआ है, तमाम दल आ गए हैं सामने, ये क्या वास्तव में बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे? देखिए, बात रूप से ये है कि वजूद सबका खत्म हो रहा है। बीजेपी इस तरह से संक्रमण कर रही है सब पार्टियों में, उस समय सब दलों का नेताओं का आना लग गया है, जो एक समय कांग्रेस का हुआ था एक छत्रराज। तो इस समय वजूद के कारण है, तो जहां जिसको अपना दिख रहा है वो अपने चुनाव के समर की तैयारी कर रहा है। आकाश वर्मा जी, क्या आप अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं या इंडिया गठबंधन को सही में मजबूती देना चाहते हैं? जी बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल अपना वजूद बचाने की बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था, ये वक्त देश को बचाने का है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो,
सबको अपने राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर देश के बारे में, लोकतंत्र के बारे में सोचने का वक्त है। क्योंकि अभी हाल ही में देखिए चंडीगढ़ इलेक्शन में क्या जो भाजपा ने किया, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज जो है वो आम आदमी पार्टी को दे दी थी, दिल्ली सरकार को। आकाश वर्मा जी, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप जब दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं तो आपके मुख्य एजेंडे क्या रहेंगे? मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां तक हमारे वजूद की बात है तो हमारे वजूद की चिंता किसी को भी करने की कोशिश जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं दलगत राजनीति से आप ऊपर उठ के समझौता कर रहे हैं, तो जब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के समझौता कर रहे हैं तो मुख्य एजेंडे क्या होंगे सरकार, जनता के पास आप क्या लेके जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जहां तक अभी इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है और उसके बाद मैनिफेस्टो को भी तैयार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शुरू से लेके 2012 में जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, हमने कई चुनाव लड़े हैं। आपने आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं, जो मैनिफेस्टो, उसको आपने लगभग सेम देखा होगा। हम अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, फ्री शिक्षा की बात करते हैं, हर बच्चे को समान शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, फ्री बिजली पानी की बात करते हैं, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। तो तमाम आम आदमी पार्टी शुरू से ही ले उसके मुद्दे बिल्कुल क्लियर है और वही फ्री में तमाम सुविधाएं देंगे जरूरतमंदों को, और एजुकेशन पे भी आपका जोर रहेगा। लेकिन यही जब फ्री भी बीजेपी देती है तो आप उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है तो गरीबी कहाँ हटी? तो आप जब फ्री में देंगे तो गरीबी हटाने के लिए दे रहे हैं कि गरीब को और मजबूर कर रहे हैं? यही सवाल बीजेपी से भी है। गरीबी एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, उससे आप कैसे निपटेंगे? डॉक्टर देवेंद्र, आपने उल्टा कर दिया। फ्री बी का नारा जो है वो मोदी जी का दिया हुआ, अमित शाह जी का दिया हुआ है। अब मैं उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूँ। डॉक्टर देवेंद्र, बीजेपी प्रवक्ता, खत्म किया ये जो फ्री बी वाली बात कर रहे हैं, ये अमित शाह जी ने उठाई थी जब देखा था कि दिल्ली में 70,000 लोगों के पानी के बिल सस्ते आ रहे हैं, फ्री इलाज दिया जा रहा है। आपके ही तमाम आला नेता, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि जब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है तो गरीबी कहाँ हट रही है? लेकिन ये सवाल है डॉक्टर देवेंद्र से, बेरोजगारी और लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? उसमें सरकारी नौकरियों के अलावा निजी क्षेत्र में भी जो व्यवस्थाएं उसको ठीक किया जा रहा है। और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 1 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियों में दूंगा, तो काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से जो हमारे आप इन्वेस्टमेंट के जरिए रोजगार पैदा करेंगे, बड़ी बात है। कांग्रेस प्रवक्ता तमजीद अहमद जी, 30 सेकंड में बता दीजिए कि क्या मुद्दा रहेगा जिसको लेके आप मोदी के खिलाफ उतरेंगे? जी, हमारे मुद्दे ऑलरेडी फाइनल है। जो भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही, 5 मुद्दे बिल्कुल फोकस में है। उसमें भी जिस तरीके की सामाजिक असमानता का मुद्दा है, वो तो राहुल गांधी जी ने वचन दिया है कि जाति जनगणना कराएंगे, और जाति जनगणना के बाद जिसकी हिस्सेदारी, जाति जनगणना करा के आप आरक्षण और बढ़ा देंगे। राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र कुमार हैं, इन 5 जो बता रहे हैं 50% उस 5 से क्या वास्तव में उस मुद्दों को लेके अगर बढ़ेंगे तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी? भूपेंद्र कुमार जी, 30 सेकंड में। देखिए, अभी हिंदी बेल्ट में विधानसभा चुनाव हुए और उसी के आधार से जातिगत गणना, और अभी जो इनकी यात्रा में 2 मुख्य बात कही राहुल गांधी ने, जातिगत गणना और मैपिंग, मनी मैपिंग की बात करी। तो ये दोनों चीजें अभी विधानसभा में बिल्कुल नकार दी गई हैं और ये इनका इशू बिल्कुल निश्चित कांग्रेस के अंदर के लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह से हो कि जाति डिवीजन हो, और डिवीजन करने से अगर फायदा होता तो अभी विधानसभा जहां इनकी 2 सरकारें थी वो भी गायब हो गई। तो इस तरह से आप नए इशू दिखाना, बात विकास की करनी पड़ेगी, रोजगार की, और आम जो युवा है वो जुड़ेगा इनसे। और अगर इसी तरह से ये डिवीजन की बात करते रहेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि, क्योंकि मोदी जी जो आइकॉन इस समय बने हुए हैं उनके सामने इनके पास कोई नेता नहीं है। यानी विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है, अभी उसको और भी मुद्दों को सामने लाना होगा जनता के। लेकिन इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का आभार जो इस चर्चा में आप सब हमारे साथ बने रहे। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।